कई माह के तवील इंतजार के बाद आज इस्लामाबाद के एक निजी होटल में पीआईए की निजकारी के लिए बोली का अमल हुआ। इस हवाले से रवा साल जून में हुकूमत ने 6 कंपनियों के नाम फाइनल किए थे जिन्होंने पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया था। पहले हुकूमत चाहती थी कि वो 14 अगस्त को निजकारी के लिए बोली के अमल का आगाज कर दे, लेकिन बिडर्स की दरख्वास्त पर इसमें तौसी की गई। फिर बोली के अमल के अक्टूबर तक मुलतवी किया गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक बिडर की तरफ से बोली के अमल में शामिल होने की फीस अदा की गई। फिर दीगर बिडर्स को इसमें शामिल करने के लिए बोली के अमल में मजीद तौसी की गई और उसे आज तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, लेकिन आखिरी वक्त तक सिर्फ एक ही बिडर की बोली मौसूल हुई और किसी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज शाम को बोली के अमल का आगाज हुआ, प्राइवेट होटल में तकरीब रखी गई, सरकारी टीवी पर उसे बराह रास्त नशर किया गया और फिर हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई, जबकि हुकूमत ने कम से कम 85 अरब रुपए की कीमत रखी थी। रूल्स के मुताबिक अगर लगाई गई बोली की कीमत तवक्कात से कम हो तो बिडर और बेचने वाली कंपनी को उस पर सोचने के लिए एक और मोहलत दी जाती है ताकि वो फैसला कर सके कि आया वो इस कीमत पर बेचना चाहती है या बिडर खरीदने के लिए अपनी बोली बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटी को 30 मिनट का वक्त दिया गया। वक्फे के बाद हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदे ने कहा कि वो अपनी बोली नहीं बढ़ाएंगे, जिसके बाद आज पीआईए की निजकारी का अमल नाकाम हो गया और अब ये मामला दोबारा काबीना कमेटी बराए निजकारी के पास जाएगा, जिसकी सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के पास है। ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से हुकूमत ने आगाज करना था, उसके बाद बाकी इदारों को प्राइवेटाइज करना था, बड़े बड़े दावे किए गए थे, इंटरेस्टेड पार्टीज का जिक्र किया गया था, मगर आज ये सब हुआ है। आज क्या हुआ ये जानेंगे हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। क्या होता रहा, क्या मामलात रहे, क्यों कंपनियों ने बैकआउट किया, ये हम जानेंगे नुमाइंदा द न्यूज़ इसरार खान से और ताहिर इमरान मियाँ जो कि एविएशन जर्नलिस्ट हैं। हम तीनों हमारे साथ मौजूद। अशरफ मलखम, पहले आप बताइएगा क्या हुआ आज। ज़ाहिर है हुकूमत बड़ी तवक्कात किए हुए थे, एक ही कंपनी आई, क्या हो रहा था आज? जी, हमें कल इसका थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया था कि होगा क्या, क्योंकि कल जिस तरह से मूव कर रहा था प्राइवेटाइजेशन कमीशन और जो हमारे वजीर निजकारी हैं और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान में नहीं थे, जब आखिरी लम्हे तक सिर्फ एक बिडर आया उसके बाद खासी वाज़ेह थी सूरत हाल। इसके बाद हैरानगी हमें इस चीज़ पे हुई कि एक ही कंपनी ने क्वालिफाई किया। उसके लिए शायद रूल भी रिलैक्स किए गए कि बिड में एक ही कंपनी क्वालिफाई बिड देती है तो उसमें कंपटीशन उसको कहा जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन हुकूमत चूंकि हर हाल में पहले ये कह चुकी थी कि हम पीआई को जल्द से जल्द प्राइवेट करना चाहते हैं और जरूर कर देंगे इसी महीने में। उसके बाद मुझे हैरानगी इस चीज़ पे हुई, सुबह जब तकरीबन 1:30 बजे दिन के मुताबिक सरकारी टीवी पे बराह रास्त दिखाने के इंतजाम किए गए, जिसकी कल से प्राइवेट मीडिया को कोई इजाज़त नहीं दी गई थी। प्राइवेट मीडिया के कैमरास को मना किया गया था कोई ना आए। जब बिड खुली तो सिर्फ एक ही जो पार्टी जो कल का अनाउंस भी हो गया था अनऑफिशियली ज़राए से बताया गया था, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई थी। उनके सामने एक बिड जमा हुई जिसको उसके बाद सीसीओपी जिसको काबीना कमेटी बराए निजकारी कहते हैं उसका इजलास हुआ। उसका कोई हैंड आउट अभी तक नहीं आया कि उसमें क्या फैसला हुआ था। जब दोबारा 6:30 बजे उस बोली की कीमत खुलनी थी, जो बंद लफाफा सारे मीडिया के सामने खोलना था, वो सिर्फ सरकारी मीडिया के सामने खोला गया, जो कि हम भी वहीं थे। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प बात मैं बताऊं, इसरार साहब भी हमारे साथ वहीं थे। मुझे हैरानगी होती है कहाँ ड्यू डिलिजेंस हुई। जिस कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया 5 तो पहले से वहां नहीं आई। अंदाजा हो गया कि जो रियल सरमायाकार है वो दिलचस्पी नहीं रखता पीआईए खरीदने में। जिस कंपनी को क्वालिफाई किया गया उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उसकी माहिराना उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एयरलाइन के कारोबार को चला सके। बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन अहम बात है कि बहुत जिम्मेदार बंदा इसरार साहब सुन रहे थे। वो निजकारी सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि अगर हम बोली जीत गए, पीआई को हमने खरीद लिया, क्या हम अपने प्लॉट एडजस्ट करवा सकेंगे कीमत में। ये हाल था उस कंपनी का जो पीआईए खरीदने आई थी। दूसरी हमारी आंखें उस वक्त खुली कि जब गवर्नमेंट जो प्राइस थी वो 85 अरब 3 करोड़ रुपए थी, जो बाद में अनाउंस की गई। बोली आई 10 अरब रुपए की। जब 10 अरब 85 करोड़ का फर्क आया, खरीदने वाला 10 अरब दे रहा है, आप उससे कम से कम बेस प्राइस इसको कहते हैं, वो 85 अरब 3 करोड़ लगाइए। वो भी आपसे पूछ रहा है कि अगर हम जीत गए, जो उनको यकीन नहीं था कि जीत जाएंगे, तो आप प्लॉट एडजस्ट कर लेंगे। अब जो प्लॉटों के बदले जो कंपनी सरमायाकारी करके पीआईए खरीदना चाह रही थी उसको अपनी सीरियसली ले रहे हैं, उसके लिए इतना कुछ हो रहे हैं। मतलब ये बड़ी दिलचस्प बात है। पता नहीं ये बात इजराय मजाक की गई या संजीदगी में की गई। इसरार खान साहब, आपकी 30 अक्टूबर को स्टोरी आई जिसमें आपने बताया कि 5 बिडर्स दूसरे थे, वो स्टेक कितना होगा, कितना हुकूमत बेचना चाहती है, कितना वो खरीदना चाहते हैं, इसकी बुनियाद पर वो पीछे क्या हुआ कि सिर्फ एक ही कंपनी रह गई, बाकी 5 पीछे हट गए, क्या हुआ इसमें? असल में ये है कि उन्होंने जो 5 बिल्डर से मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई है जो पार्टिसिपेंट थे,
पहले से, जो इंटरेस्टेड थे पहले। अब जो है ना उन्होंने इसलिए बैकआउट किया कि उन्होंने ओनरशिप चाह रहे थे कि 100% हमें ओनरशिप दी जाए, क्योंकि फिर इकोनॉमिकली वाइबल है ही नहीं हमारे लिए ना, ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसमें 100% हमें शेयर देंगे तो हम फिर खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसे जो 200 बिलियन का फाइनेंशियल बर्डन है जो ऑलरेडी लॉस है, तो इसको हम किस तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि बैंकिंग से भी हमें कुछ ना कुछ लोन लेना पड़ेगा, स्पेशली जो आपका फ्लीट है जो रिटायर हो रहा है तकरीबन नेक्स्ट ईयर, तो इसको हम किस तरह फिर कर सकेंगे, क्योंकि वो जो आप 60% देंगे इसमें हम नहीं कर सकेंगे, जो मेन कंसर्न था। इसके अलावा जो यूरोप और अमेरिका के लिए उनके जो फ्लीट्स थे, जो रूट्स थे, उस पे भी मेजर कंसर्न वो है, क्योंकि मेन रेवेन्यू जनरेशन जो है ना उधर से आती है ना, तो उसको अगर अभी तक वो रीइंस्टेट नहीं हुए तो हम किस तरह इसको चला सकते हैं, ये उनके मेन इशू थे। इसमें से जो एक बिडर है वो तकरीबन 1.5 माह पहले वो बैकआउट कर चुका था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी जो बड़े वो है बिडर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो छोड़ना, उन्होंने फिर बैकआउट कर दिया। तो आखिर में ये रह गए जो अब जो मलहन साहब ने आप बता दिया कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड था जो उस टाइम में भी मौजूद था, जो उस तरह की बातें हो रही थी सेक्रेटरी के साथ, तो ये बातें हुई हैं, तो आखिर में उन्होंने 10 बिलियन का वो दे दिया, जो बहुत ज्यादा लोएस्ट था। बल्कि मैंने जो टॉप ऑफिशियल से बात हुई, मैंने कहा इसका क्या करेंगे, तो वो कह रहा था कि 10 बिलियन जो है ना 85 और 10 बिलियन का गैप इतना ज्यादा है कि पॉसिबल नहीं है कि कोई इसको एक्सेप्ट कर सके, तो यही पोजीशन था इनका। और ताहिर, आप ज़ाहिर एविएशन के मामलात पर लिखते रहे हैं, करीब से पीआईए के मामलात को देखते रहे हैं, इस प्राइवेटाइजेशन के मामले को भी आप बहुत करीब से देख रहे थे। ये क्या वाकई कुछ आखिर के 1-2 हफ्ते का फेलियर है, आखिर के 1-1.5 महीने का फेलियर है, या शुरू से कुछ ऐसा हुआ? ये क्या हुआ कि एक ही बिडर रह गया? उसके हवाले से भी बता रहे कि नॉन सीरियस ही काम हो रहा था जो आज हो रहा था। शाहजेब, इस बारे में मेरा मौकफ पहले दिन से मैंने इसके ऊपर बात की है कि दैट्स अ नॉन स्टार्टर। इस अमल को जिस घटिया तरीके से, जिस अनप्रोफेशनल तरीके से, जिस इनकॉम्पिटेंसी के साथ शुरू किया गया था, उसके अंदर ही बेसिक प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी ये निजकारी हुई या नहीं हुई, लेकिन हुकूमत $20 मिलियन के करीब जो है वो डबो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कंसल्टेंट्स को पे किए गए। अर्नेस्ट एंड यंग को $7.4 मिलियन निजकारी कमीशन ने पे किए। फवाद हसन फवाद साहब के टेकर मिनिस्टर थे उस वक्त। उसका काम ये था कि वो इंटरनेशनल बिडर्स को लेके आएगा और उनके सामने हमारी जो कंपनी है उसके कसीदे पड़ेगा और उनको अट्रैक्ट करेगा। अब पूछा जाए उससे कि $7.4 मिलियन के एवज में वो क्या लेके आया है। फिर उसके बाद एक और कंपनी नटशेल कम्युनिकेशन को मिलियंस के ऊपर रिटेनर पर रखा गया था कि वो पब्लिसिटी करेगी, नेगेटिव पब्लिसिटी को मैनेज करेगी। प्रॉब्लम ये है कि शाहजेब के जब आपने एक चीज को प्राइवेटाइज करना है, आप उसको अच्छे तरीके से पैकेज करते हैं। आपने गाड़ी भी बेचनी हो या प्राइवेटाइज करनी हो तो आप उसकी कहीं कोई नोक पलक ठीक है, कोई पेंट उखड़ा हुआ है, कोई चीज खराब है, वो आप लगवा देते हैं। यहाँ पर ये हो रहा है कि फवाद हसन फवाद टेक ओवर करते ही जाके कहते हैं कि नो प्लानिंग, कुछ नहीं करना आपने, आप अगले 6 महीने की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, आपने कोई पैसा खर्च नहीं करना, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसके बाद पीएसओ जैसी कंपनी के साथ, जो कि हुकूमत की अपनी कंपनी है, जिसकी बहन जो है कंपनी वो बेच रहे हैं आप या ये, उसके साथ फड्डा शुरू हो गया। नेगेटिव पब्लिसिटी इतनी ज्यादा थी जहां पे आपको नटशेल कम्युनिकेशन का कोई डिफेंस नजर नहीं आता। इस सारे के बाद आपकी नेगेटिव इक्विटी ऑलरेडी जो है वो एस्टैब्लिश हो रही है, कंपनी एक ऑलरेडी लॉस में बिक रही है, उसके मजीद लॉसेस हो रहे हैं, तो कौन बेवकूफ होगा जो आके इसको बाय करेगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये प्रोसेस स्टार्ट करने वालों ने इतनी इनकॉम्पिटेंसी के साथ इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था कि ये जो लतीफे मैं आज सुन रहा हूं ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अगर ये वहां ना भी होते और कोई मुझे आके बताता, तो देखें जो सेक्रेटरी इस वक्त है आपका निजकारी कमीशन का, वो कहां से आया है? सस्ती रोटी प्रोजेक्ट से उसको उठा के यहाँ पे लेके आए हैं। आपके पास एक काबिल बंदा नहीं जो कि बताए कि जी एयरलाइन के 85 अरब आप किस चीज के लिए ले रहे हैं। और लोग बात करते हैं कि जी महंगी महंगी, सिर्फ और सिर्फ हीथ्रो एयरपोर्ट की स्लॉट्स जो हैं वो $100 मिलियन की हैं, सिर्फ और सिर्फ हीथ्रो एयरपोर्ट्स की। आपके पास JFK की स्लॉट्स हैं, पेरिस की स्लॉट्स हैं, मिलान, बार्सिलोना, यू नेम इट, टोक्यो की स्लॉट्स हैं, बीजिंग की स्लॉट्स हैं। बात ये नहीं है कि पीआईए जो इस वक्त आपके पास है वो बेच रहे हैं, आप एक पैकेज बेच रहे हैं जिसमें उसके रूट्स हैं, उसका नेटवर्क है, उसके कनेक्शंस हैं, उसकी लीजिंग एग्रीमेंट्स हैं, उसके पुराने ताल्लुकात हैं, ये सारा का सारा। लेकिन ये बताने वाला जिसका काम था निजकारी कमीशन का और उनके कंसल्टेंट्स का, वो बजाहिर क्या वो नजर आ रहा है पहले दिन से कि वो उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा आपके सामने है।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हमने काबीना कमेटी बनाए निजकारी के सरबराह इसाक डार को प्रोग्राम में शिरकत के लिए बुलाया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फवाद हसन फवाद साहब जो केयर टेकर मिनिस्टर थे, इस पर काम किया, उन्हें बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, वो प्रोग्राम में नहीं आए हैं, वो दस्तयाब नहीं थे। इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है।